वन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें क्लीन्स थ्योरम में जो चीज़ें बताई गई हैं उसी का रियलाइजेशन है। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 में यही बताया गया था कि have been stated that there will be a transition system for every regular expression। तो क्लीन्स थ्योरम में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। अब ये इशू कोई नहीं है कि वो NFA विथ नल मूव है या DFA है या NFA विदाउट, नॉट एनी इशू बिकॉज वी कैन कन्वर्ट इजिली NFA with null move into NFA without null move, and finally it can be converted into DFA. So this is not any issue. Either we will get transition system in the form of NFA with null move or NFA with without null move or DFA। तो मेन इशू है कि ट्रांजिशन सिस्टम हर रेगुलर एक्सप्रेशन का बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 का प्रूफ है जो कि इंडक्शन मेथड स्टेप से यहाँ पे दिखाया गया है। तो हालांकि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट जनरल ओवरव्यू इसका इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इंडक्शन मेथड स्टेप से है तो निश्चित तौर पे आप क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग का लेंथ ही मेन इशू होता है। तो सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, फिर ये सपोज करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, फिर लास्ट में इंडक्टिव स्टेप से n इक्वल टू के प्लस के लिए ट्रू आप दिखा दोगे। तो बेसिस जो इसमें लिया गया है कि मतलब हर जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है उसके लिए DFA एग्जिस्ट करता है बेसिस स्टेप। तो r इक्वल टू नल, अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि नल के बराबर है, मतलब एक लैंग्वेज है जो कि नल है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है जो कि नल है, तो r इक्वल टू नल, उसके लिए DFA आप बना सकते हैं ऐसे, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट होगा। दूसरा एक है r इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 5 में मीन्स जो एम्प्टी लैंग्वेजेस होते हैं उनके लिए है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है, लेकिन फाइनल स्टेट नॉट रीचेबल है। फाइनल स्टेट नॉट रीचेबल है क्योंकि एज इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ ना जाकर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ आया है। सो वी कैन नॉट रीच इन एनी सिचुएशन टू फाइनल स्टेट फ्रॉम स्टार्टिंग विथ इनिशियल स्टेट। तो ये एक हो गया। फिर देखिए, जितने भी आपके इनपुट अल्फ़ाबेट में के सेट में इनपुट अल्फ़ाबेट हैं, A1 है, A2 है, A1, सबके लिए हर एक करेक्टर के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू इनपुट अल्फ़ाबेट का कोई एक करेक्टर हो तो उसके लिए आप DFA बना सकते हैं। एक जनरल AI के लिए बनाया गया है, मतलब R इक्वल टू AI के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में एक एज है जिसपे AI लेबल है। तो ये बेसिस स्टेप में यही आपको करना है। लेट द नंबर ऑफ करेक्टर इन R इक्वल टू 1, देन R इक्वल टू नल, R इक्वल टू 5, R इक्वल टू AI, और AI is belongs to, where AI is belongs to sigma. The transition system given in figure will recognize these regular expression। तो R इक्वल, अगर एक लेंथ का रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में कितने करेक्टर हैं, ये एक करेक्टर है, यहाँ पे भी एक करेक्टर है, यहाँ पे ये मत समझिए लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ की बात हो रही है। रेगुलर एक्सप्रेशन जिस चीज़ से रिप्रेजेंट है उसमें कितने करेक्टर हैं। तो सिंगल लेंथ का यहाँ पे एक करेक्टर है। तो एवरीवेयर देयर इज लेंथ ऑफ regular expression is 1, or we can say number of character used in regular expression is 1, and we are seeing here that there exists a finite automata for them,
So basis step is true, means for n equal to 1 it is true. अब उसके बाद देखिए आपका सपोज किया जाता है कि इट इज़ हाइपोथेसिस स्टेप में कि एज्यूम द, यहाँ पे हाइपोथेसिस और इंडक्टिव स्टेप एक साथ लिखा गया है पहले, लेकिन हाइपोथेसिस स्टेप को हम बात करेंगे। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि देयर फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एज्यूम द थ्योरम इज ट्रू फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन विथ n करेक्टर और लेस, मतलब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में n करेक्टर हो या उससे कम हो तो उसके लिए ट्रू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और उसके बाद आपको इंडक्टिव स्टेप में क्या करना पड़ेगा, n+1 करेक्टर वाले के लिए ट्रू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ट्रू है कि नहीं है। लेट, अब उसके बाद जब ट्रू है आपने सपोज किया तो ये मान लिया गया है कि लेट r हैव n+1 करेक्टर, देन r इक्वल टू p प्लस क्यू, r इक्वल टू पी क्यू, r इक्वल टू पी एस टी, मतलब r में जो कैपिटल R सिंबल लिया गया उसमें ये मान लिया गया n+1 करेक्टर है, वेयर p q आर रेगुलर एक्सप्रेशन ईच हैविंग n करेक्टर आर लेस। तो ये सपोज कर लिया गया है कि पी क्यू में या तो n करेक्टर है या उससे कम है। अब मतलब जैसे p प्लस क्यू है, पी क्यू है, पी एस्ट्रिक है, तो ये सब r की वैल्यू डिफाइन की गई है और इसमें n+1 करेक्टर सपोज कर लिया गया है। तो अगर पी क्यू में n करेक्टर है जिसके लिए आपने ट्रू ऑलरेडी मान रखा है हाइपोथेसिस स्टेप में यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे p और q के लिए ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट करे। ट्रू करने का मतलब यही है कि ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट करना निश्चित हो गया। तो वही अब एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने दिखा दिया कि लेट G इज ए ट्रांजिशन सिस्टम, H इज ए ट्रांजिशन सिस्टम फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन पी क्यू। अब ये पी क्यू के लिए चूंकि ट्रू मान लिया है तो पी क्यू के लिए ट्रांजिशन सिस्टम यहाँ एग्जिस्ट करेगा। मीन्स सीधा सा बात यही है, ट्रू का मतलब यहाँ सेंस यही है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट सिंपल दैट वी हैव एज्यूम दैट it is true for all the regular expression having length n or less, there exist means it means what, it means that there will be transition system for p and q। तो क्योंकि p q का आपने लेंथ n माना है, सपोज किया, और n के लिए वहाँ पे ट्रू आपको सपोज किया गया है n या n से कम के लिए। तो अब जब आप p प्लस क्यू के लिए बात करेंगे तो p प्लस क्यू का इस तरह का ट्रांजिशन सिस्टम होगा, क्योंकि पी आर क्यू होता है, पी का आप ऊपर बना दिए, क्यू का इधर बना दिए, फिर इसी तरह पी एस्ट्रिक का बना दिए। तो अब क्या है, अब पी क्यू का बना दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 के लिए ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ट्रू है। मतलब ये है कि आपका ये थ्योरम जो लिखा गया है कि क्लींस थ्योरम पार्ट 1 वो सही है, उसको आपने प्रूव करके दिखा दिया। अब मेन चीज़ जो समझना है कि आर रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर बनाना है आपको, तो P वाला P और Q का R है, P प्लस Q मतलब पी आर क्यू। तो P ये जो G है आपने उठा के यहाँ पे बना दिया, इस इनिशियल और फाइनल को एक ही बार बनाना है, एक ही बार इनिशियल फाइनल को बनाएंगे, वो P के लिए भी काम करेगा और Q के लिए भी काम करेगा, और Q वाला नीचे बना दिए। अब इनिशियल स्टेट और फाइनल, इनिशियल स्टेट ये दोनों और ये दोनों फाइनल स्टेट एक ही सिंगल स्टेट कर देना है, बस वही डायग्राम ला के बना देना है, तो ये डायग्राम हो जाएगा। और ये नल मूव है, तो बहुत सारे नल मूव हैं, ये एक्चुअल में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इतने सारे नल मूव बनते नहीं हैं, बट इस नाते ये बना हुआ है कि हो सकता है इनिशियल स्टेट से बहुत सारी स्टेट हों इसके अंदर जी के अंदर, जिस तक डायरेक्ट एज ए नल मूव हो, इस नाते ऐसे डॉट डॉट करके बना दिया गया है। ऐसे इधर बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट हो जहाँ से डायरेक्ट फाइनल स्टेट तक नल मूव हो, इस नाते यहाँ पे बना दिया गया डॉट डॉट करके कि सो मेनी, दिख तो तीन ही रहा है लेकिन डॉट डॉट है, तो मतलब सो मेनी सचेजेस विथ लेवल नल। तो ये इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये क्या है मतलब ये नल मूव का बनाने का, क्योंकि हम NFA विथ नल मूव, पहली सीढ़ी यही होती है कि NFA विथ नल मूव बने। जब NFA विथ नल मूव बन जाएगा तो फिर आराम से उसमें से नल मूव आप हटा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है।
तो ये जो इसमें दिया गया है, इससे ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये नल मूव बहुत सारा बनाया गया है। तो जैसे ये ट्रांजिशन सिस्टम पी का इक्विवेलेंट जी है, तो अब ये पी का इक्विवेलेंट ट्रांजिशन सिस्टम है, पूरा का पूरा है, लेकिन मेन जो है जिसमें इंटरमीडिएट स्टेट है वो यहीं पे है। तो अब यहाँ पे कोई ज़रूरी थोड़ी एक ही स्टेट हो, बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं। अब पता चला कि उन सारे स्टेट पे आपका इनिशियल स्टेट से डायरेक्ट मूवमेंट है, तो आप उन सारे पे आप नल मूव दिखा दिए हैं। ठीक है, ये एज्यूम करते हुए कि होगा सपोज डैट। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जब दो इरेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आर ऑपरेटर से हैं, उनके बीच में आर ऑपरेटर है, तो कैसे उसको ट्रांजिशन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। पहला रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया, दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, और उसको एक कॉमन इनिशियल स्टेट, ये दोनों का कॉमन एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट है कॉमन, वहाँ से कनेक्ट कर दिया। बस यही है। जब आप किसी क्लोजर को सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए आर इक्वल टू ए एस्ट्रिक दिया गया है, तो एक इनिशियल बनाइए, एक फाइनल बनाइए, और उसके बाद बीच में एक और स्टेट बना दीजिए, और उन दोनों को नल से कनेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे ए आप लिख देते हैं। तो उसी तरह की चीज़ यहाँ पे है कि ये पी का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये P का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। यही पूरी चीज़ जो दी गई है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, इस स्टेट पे लाके दिखा दिया गया है इस तरीके से। तो बाकी ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इस तरफ कनेक्टेड है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो ध्यान से अगर देखें तो इसमें कोई इशू नहीं है। बस जी को, जो जी इक्विवेलेंट ट्रांजिशन सिस्टम था पी का, वो आपका यहाँ पे है, और उसको आपने नल मूव से ऐसे कनेक्ट कर दिया। बहुत सारा तीन दिखा देते हैं डॉट डॉट करके, और क्या, उसके बाद ऐसे इधर से दिखा दिया गया है। तो ये तरीका है। ऐसे पी क्यू का अगर कॉन्कनेटेड है तो पी को बनाइए यहाँ पे और क्यू को बनाइए, और इनिशियल एक बना दीजिए इधर, और एक इधर फाइनल बना दीजिए। उसके बाद बीच में इन दोनों कनेक्ट करने के लिए एक स्टेट है जी एच को, बाकी वही नल मूव बहुत तीन दिखा दीजिए दोनों तरफ, बीच में एक डॉट डॉट वाला रहेगा, वही बाकी सॉलिड लाइन रहेगा, ऐसे हो जाएगा। तो जी दो रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्कनेशन, एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन क्लोजर, और दो रेगुलर एक्सप्रेशन के यूनियन का आपने यहाँ पे लर्न किया। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इतना सारा नल मूव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप उसमें से बहुत सारे नल मूव को एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें 0+1 एस्ट्रिक 0011 0+1 एस्ट्रिक, और इसको पूरा नियम से समझाया गया कि एक स्टेप। हालांकि इतना ज़्यादा स्टेप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी इस बात की समझ में हो जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद है फाइनली डीएफए बनाना, और नल मूव से उसमें कोई लगाव नहीं है, नल मूव तो हटाना ही रहता है, नल मूव ज़रूरी है। तो जिस रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको के लिए बनाना है, उसको एक एज बना के उस पर लिख देंगे, और उसके लेफ्ट में इनिशियल स्टेट, राइट में एक फाइनल स्टेट बना देंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको मिले वैसे पहला काम हर क्वेश्चन में करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है क्या ऑपरेटर है। तो ये तीन ऑपरेटर, तीन सब रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसमें तीनों कॉन्कर्डिनेटेड हैं। तो वहाँ की तरह कि नल मूव वगैरह बनाने की बहुत सारा ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, तीन है तो तीन एजेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक एजेस पे लिख दीजिए, और बीच में जितने रिक्वायर्ड स्टेट हैं मर्ज कर लीजिए। भाई एक स्टेट के अंदर तीन एज बनाना है तो दो ब्रेक करना पड़ेगा, इन दोनों जगहों पे स्टेट बना दीजिए, बहुत सीधा सा है। एक आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया, उसके अंदर तीन है, तो तीन पार्ट में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बार आपको काटना पड़ेगा।
तो 2 काटना मतलब 2 स्टेट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यही 2 स्टेट इसी नाते ऐड कर दिया गया है और ये दोनों स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और हर एक एज पे 0+1 एस्ट्रिक 0011 0+1 एस्ट्रिक आपने लिख दिया। अब 0+1 एस्ट्रिक को सॉल्व करने के लिए यहाँ बीच में एक स्टेट मर्ज करना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पे देखिए मर्ज किया है, और इसके इस तरफ और इसके इस तरफ नल मूव दिखाना पड़ेगा। और 0+1 एस्ट्रिक मतलब क्या, 0,1 या 0+1 एच पे आप लिख दीजिए, बेहतर होगा 0,1 लिखिए। ठीक है, 0,1 लिखिए या 0+1 ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में 0,1 देखिए लिखा गया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी वही कहानी है, तो एक ब्रेक करके एक स्टेट यहाँ मर्ज कर दिया और 0+1 एच पे लिख दिया। अगले स्टेप में देखिए ये भी जो 0+1 लिखा गया है, ये भी एक सेपरेटर, एक ऑपरेटर से ऑपरेटेड है, 2 सब रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आर है तो एक इस तरफ से बनेगा, एक नीचे से बनेगा। तो वो जो चीज़ है वो भी कर दिया आपने, और साथ में एक स्टेप और कर दिया, क्योंकि 0 ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन 0, 0 और 1, 1 भी 2 सब रेगुलर एक्सप्रेशन से बने हुए हैं, 0 और 0। तो ये एक साथ में एक स्टेट और मर्ज करके इन 0, 0 को ब्रेक कर, भाई हार के नाते एक ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन जो बन रहा है साथ में हमने स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि कितनी बार यही डायग्राम आप बनाओगे, हर स्टेप में बनाना पड़ता है। तो 0 और 0 ऐसे लिख दिया और 1, 1 ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट NFA विथ नल मूव बन गया। लेकिन ये ध्यान से अगर देखें, इस नल मूव का कोई यूज नहीं है। आप अगर जिसको डायरेक्टली इलिमिनेट कर सकते हैं, जिन नल मूव को, उनको हमें इलिमिनेट कर देना चाहिए। तो वही इलिमिनेशन यहाँ पे किया गया है, इस नल मूव को और इस नल मूव को हटा दिया गया है। केवल आपको ध्यान से ये देखना है कि आप जब इस Q0 से स्टार्ट करते हो और Q1 मान लीजिए लिखा गया है, तो Q1 तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस करके आते हैं, क्या क्या एक्सेप्ट करके आते हैं। तो मतलब Q1 तक पहुंचने में क्या चीज़ें, क्या संभावनाएं हैं जिसको आप प्रोसेस करके आते हो या एक्सेप्ट करके आते हो। तो एक तो और हमेशा सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो अगर आप सीधा निकल के नल मूव के सहारे आ जाते हो तो बिना कुछ एक्सेप्ट किए आते हो, मतलब इनिशियल स्टेट से शुरू करके और किसी दूसरे स्टेट पर पहुंचने में कोई करेक्टर नहीं प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस नल मूव को हटा रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, हमारी डिज़ायर्ड है, तो इसी को इनिशियल बना दिया जाए तो काम हमारा बन जाएगा। और दूसरी संभावना क्या थी कि आप इस 0, 1 के किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हुए वहाँ पे आ रहे हो, 0, 1 से बनने वाली किसी भी स्ट्रिंग को, क्योंकि 0, 1 अगर सेल्फ लूप पे है तो उसका मतलब 0, 1 से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग। तो वही आप एक साथ 2 काम कर दीजिए, इसको इनिशियल बना दीजिए और साथ में वो 0, 1 लूप इसी कर दीजिए, क्योंकि अगर उसको वहाँ पहुँच भी गए, स्टार्ट किए मशीन और Q1 में है, और Q1 पे पहुँचने 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो Q1 मतलब नल मूव के सहारे आप Q1 पे पहुँच रहे थे, और दूसरा इसके नाते क्या था कि 0, 1 का कोई भी प्रोसेस, 0, 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हुए भी Q1 पहुँच रहे थे। तो Q1 पे पहुँच रहे थे तो Q1 पे ही वही बना दिया जाए 0, 1 वाला लूप, क्योंकि Q1 पे बनाओगे तो अगर उसको प्रोसेस करोगे, ट्रेवर्स करोगे जितनी बार चाहे, जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए, मतलब चाहे 0 चाहे 1 रहोगे तो Q1 पे ही, तो वो भी बात रह जाएगी और हमारा नल मूव भी हट जाएगा। ठीक उसी तरह का काम इधर भी करना है कि भाई फाइनल स्टेट पहुंच रहे थे Q2 से, और बिना कुछ इस Q2 से बिना कुछ प्रोसेस किए हुए, तो इसी नाते Q2 को ही फाइनल बना दिया जाए, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, इसको हटा दिया, जैसे यहाँ हटाया आपने। ठीक है, चाहे इस Q0 को हटाया, चाहे Q1 को हटाया, किसी एक को हटाया, मतलब ये तीनों स्टेट मर्ज करके एक स्टेट आपने किया था, वैसे ही तीनों स्टेट मर्ज करके एक स्टेट कर दीजिए, और उसमें से कोई एक नाम आप चुन लीजिए, जो तीनों में से कोई एक नाम पसंद आए वो कर लिया गया। अब इस तरीके से हमारा नल मूव वाला जो NFA था वो NFA विदाउट नल मूव में कन्वर्ट हो गया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि NFA विथ नल मूव हमारा NFA विदाउट नल मूव में कन्वर्ट हो गया। और अब उसके बाद
प्रोसेस में क्या करना है कि आप इसमें जितने भी ट्रांजिशन सिस्टम से ट्रांजिशन डायग्राम बना डालिए। तो ट्रांजिशन सिस्टम से ट्रांजिशन डायग्राम आपको बनाने आता ही है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। तो 0 1 यहाँ पे देखिए 1 से ट्रांजिट करके यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 0 से ट्रांजिट करके यहीं से यहीं पे जा रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये तो निश्चित है कि NFA ही है। तो उसी हिसाब से एंट्री कर दिया है। तो Q0 से 0 पे Q0 इटसेल्फ पे भी था और Q3 पे भी था, इस नाते Q0 Q3 यहाँ आया। Q0 से 1 पे Q4 पे था, Q0 इटसेल्फ पे था, इस नाते Q0 Q4 आया। Q3 से आपका QF पे था 0 ट्रांजिशन पे, इस नाते यहाँ पे QF। 1 ट्रांजिशन Q3 से था नहीं तो नहीं है, ब्लैंक है। Q4 से 1 ट्रांजिशन पे QF था है, लेकिन 0 ट्रांजिशन पे कुछ नहीं था, ब्लैंक है। QF पे सेल्फ लूप है 0 1 का, इस नाते दोनों जगह पे 0 अंडर कॉलम 0 अंडर कॉलम 1 दोनों जगह पे आ गया। अब उसको DFA में अगर कन्वर्ट करना है तो DFA कन्वर्जन का प्रोसेस आप देखिए। तो DFA कन्वर्जन का प्रोसेस में क्या था कि ये पूरी चीज़ आप कॉपी कर लेते हो, यहाँ कॉपी कर लिया, कॉपी करके स्क्वायर ब्रैकेट में हर चीज़ को लिख दिया गया, नोटेशन अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी ऐसी, क्योंकि ये तो पहले से रहेगा नहीं, आप केवल ब्लैंक टेबल बनाते हैं DFA के लिए, बस पहला रो कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं, नीचे वाली चीज़ तो लिखी नहीं रहती, ब्लैंक रहती है। लेकिन यहाँ से चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहली बार आ रही है। तो Q0 Q3 है, Q0 Q4 भी है, एक एक करके उसको यहाँ नीचे बना दीजिए। Q0 Q3 के लिए एंट्री करनी है तो एक बार Q0 के सामने देखिए, Q3 के सामने देखिए। Q0 के सामने देखे तो Q0 Q3 मिला और Q3 के सामने देखे तो QF मिला, यानी Q0 Q3 QF आ गया। ऐसे ही यहाँ से 1 ट्रांजिशन के नीचे Q0 Q4, यहाँ ब्लैंक है तो Q0 Q4 हो गया। फिर इसी तरीके से Q0 QF के सामने देखना है Q0 और QF, तो यहाँ Q0 Q3, यहाँ QF, तो आप जो है Q0 Q3 QF आपको मिल जाएगा, Q0 QF, तो 0 ट्रांजिशन पे, तो आप वो भी एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से ये टेबल आपका जो बनाना है तो पहले भी बताया जा चुका है, इस टेबल को आप बना सकते हैं। और टेबल जब बन जाएगा तो ट्रांजिशन डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और इसमें जो है आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये Q0 Q4, ये Q0 Q4 था, सॉरी Q0 Q4 था, गलत देख लिया था मैंने, Q0 और Q4, तो इसी नाते यहाँ Q0 Q3 है। टेबल खैर आप बना लेंगे आराम से, टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टेबल जब बन जाएगा तो ध्यान से ये देखना है कि उस ऑप्टिमाइजेशन का भी काम देख लें। जैसे ये दोनों रो हमारे आइडेंटिकल हैं, जो एंट्री यहाँ है वही एंट्री यहाँ, जो एंट्री यहाँ है वही एंट्री यहाँ, तो मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्टेट हो गए। तो इक्विवेलेंट जो डायरेक्ट दिख जाए आँख से वो तो कर लेना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस पूरा हैंडल करने की क्या ज़रूरत है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेट बना दिया गया, देखिए अगले डायग्राम, इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके ये बना दिया गया है। अब उस ऑप्टिमाइजेशन में हो क्या रहा है कि किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ा, मान लीजिए इसको एलिमिनेट कर दिया तो इसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे रिमेनिंग टेबल में जो ऊपर पोर्शन है उसमें कहीं पे भी अगर Q0 Q4 QF एक साथ आता है तो उसको Q0 Q3 QF से रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों को मर्ज करके Q0 Q3 QF रख लिया और Q0 Q4 QF को एलिमिनेट कर दिया। तो एक तो देखिए यहाँ Q0 Q4 QF है इसमें, और एक और कहीं पे भी अगर है तो वहाँ से यहाँ ऊपर जस्ट ऊपर भी है, तो इन दोनों को Q0 Q3 QF कर दिया गया है दोनों जगहों पे। तो और साथ में यहाँ पे भी है, तो 3 जगहों पे Q0 Q4 QF था, नहीं ये तो रो तो एलिमिनेट हो गया है, बाकी 2 जगहों पे था तो वहाँ से आपने हटा दिया।
तो जहाँ कहीं पे भी आपको दिखेगा वहाँ से हटा देंगे और Q0 Q3 QF से कर देंगे रिप्लेस। खैर वो तो बात है, अगर वैसे भी डायरेक्ट देख लें तो जब इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, एक स्टेट बना रहे हैं, तो ये दोनों एस जो ऐसे ऐसे थे वो ऐसे दिखेगा, और ये दोनों एक 0 यहाँ वाला एक 1 वाला भी दिखेगा। तो वही एक सेल्फ लूप 0,1 से बन गया है, और बाकी ये 0 1 जो है वो तो रहेगा ही। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, और काम ये एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, देखो एक न्यूमेरिकल और भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और साथ में नल मूव रिमूवल भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। थैंक यू।